भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्तरकालीन मुग़ल शासक, जिनकी अवधि है 1707 से 1857 ईस्वी। इसके अंतर्गत हम लोग औरंगजेब के बाद 1857 तक जो भी मुग़ल शासक हुए हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, मुग़ल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास के कालखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इस कालखंड को उत्तरोत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, मुग़ल शासक औरंगजेब के कितने पुत्र थे? तो मुग़ल शासक औरंगजेब के 5 पुत्र थे। औरंगजेब के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मोहम्मद मुअज्जम था। औरंगजेब ने अपने पुत्र मोहम्मद मुअज्जम को शाह आलम की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ने अपने पुत्र मोहम्मद आजम को शाह अली जाह की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब का कौन सा पुत्र औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी था? ये थे शाहजादा अकबर। अगला पॉइंट है, किस मुग़ल शासक ने अपने मृत्यु के पहले अपने जीवित पुत्रों में साम्राज्य को विभाजित करने की वसीयत की थी? तो ऐसा किया था औरंगजेब ने। अगला पॉइंट है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके किन पुत्रों के मध्य परस्पर संघर्ष और युद्ध हुआ था? तो ऐसा हुआ था मोहम्मद मुअज्जम, आजम, कामबख्श के मध्य। अगला है, मुअज्जम और आजम के मध्य जून 1707 में आगरा के समीप जाजमाऊ के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो इसमें हुआ था मुअज्जम विजयी। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष एवं युद्ध में किसे सफलता प्राप्त हुई? तो ये सफलता प्राप्त हुई थी मोहम्मद मुअज्जम को ही। औरंगजेब की मृत्यु उपरांत सर्वप्रथम किस पुत्र ने स्वयं को बादशाह घोषित किया? तो सबसे पहले बादशाह घोषित किया स्वयं को मोहम्मद आजम ने। मोहम्मद आजम ने कब स्वयं को मुग़ल बादशाह घोषित किया था? तो इन्होंने 14 मार्च 1707 को स्वयं को मुग़ल बादशाह घोषित किया था। अगला पॉइंट है, कामबख्श ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कामबख्श ने दीन पनाह की उपाधि धारण की थी। पहले राजा की बात करते हैं हम लोग, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 712 ईस्वी इनकी अवधि है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल वंश के सिंहासन पर मोहम्मद मुअज्जम बैठा। मोहम्मद मुअज्जम ने दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होने पर बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की। बहादुर शाह प्रथम दिल्ली के सिंहासन पर 1707 में आसीन हुआ। बहादुर शाह प्रथम कितने वर्ष की अवधि में मुग़ल सम्राट बना था? तो ये बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की अवधि में मुग़ल सम्राट बना था। किस मुग़ल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो इसी बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किस इतिहासकार ने कहा था कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाह बेखबर कहते थे? तो ऐसा कहा था काफ़ी खां ने। किसने कहा था? काफ़ी खां ने कहा था। अगला पॉइंट है, किस मुग़ल शासक के काल में मुग़ल दरबार में ईरानी एवं तुरानी दल प्रभावशाली हो गया था? ईरानी और तुरानी दल प्रभावित हुआ बहादुर शाह प्रथम के काल में। अगला है, उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में ईरानी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो ईरानी दल के प्रमुख नेता थे असद खां तथा उसका बेटा जुल्फ़िकार खां। अगला पॉइंट है, उत्तरवादी मुग़ल दरबार में ईरानी दल किस धार्मिक समुदाय के अनुयायी थे? तो ईरानी लोग शिया समुदाय के अनुयायी थे। उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में तुरानी दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तुरानी दल का नेतृत्व कर रहा था चिनकिलीज खां तथा गाजीउद्दीन फिरोज जंग। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तरवर्ती मुग़ल दरबार में तूफ़ानी दल किस धार्मिक समुदाय के अनुयायी थे? तुरानी दल जो है ये सुन्नी समुदाय के अनुयायी थे। अगला, किस मुग़ल शासक ने मराठा शासक संभाजी के पुत्र साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था? तो साहू को कैद से मुक्त किया था बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने मराठों एवं राजपूतों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो इन्होंने मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। अगला है, बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख नेता के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था? बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। अगला है, किस मुग़ल शासक ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मैत्री संधि कर गुरु के सम्मान में खिल्लत तथा उच्च मनसब प्रदान किया था? तो ऐसा किया था बहादुर शाह प्रथम ने। अगला पॉइंट, मुग़ल शासक बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 में हो गई थी। इतिहासकार सिडनी ओवन ने किस मुग़ल शासक के संबंध में कहा कि वह अंतिम मुग़ल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं?
तो ये कहा था सिडनी ओवन ने बहादुर शाह प्रथम के विषय में। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक ने अपने पिता के द्वारा लगाए गए घृत जजिया कर की वसूली बंद करवा दी थी? यानी जजिया कर को समाप्त कर दिया था किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। अगले राजा का नाम है जहांदार शाह, जिनकी काल अवधि 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। आइए देखते हैं जहांदार शाह को। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात मुगल सिंहासन पर जहांदार शाह आसीन हुए। मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह ने अपने किन किन भाइयों की हत्या कर मुगल सिंहासन प्राप्त किया था? तो ये जहांदार शाह ने अजीबुस शान, रफीउस शान तथा जहान शाह की हत्या करने के बाद मुगल सिंहासन प्राप्त किया था। अगला पॉइंट है, जहांदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में किस शक्तिशाली अमीर सरदार ने भूमिका निभाई थी? तो ऐसा जुल्फिकार खान ने मदद किया था। अगला है, मुगल शासक जहांदार शाह ने अपना वजीर किसे बनाया? तो इन्होंने जुल्फिकार खान को ही अपना वजीर बनाया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, जहांदार शाह के शासनकाल में मुगल शासन की बागडोर किसके हाथों में थी? तो ये जुल्फिकार खान के हाथों में मुगल शासन की बागडोर थी। अगला पॉइंट है, इतिहासकार खाफी खान ने किस मुगल शासक के शासनकाल के संदर्भ में लिखा कि नया शासनकाल चारणों, गायकों, नर्तकों, नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था? तो ऐसा कहा है खाफी खान ने जहांदार शाह के शासनकाल के विषय में। अगला है, जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि किस राजपूत सरदार को प्रदान की थी? तो जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि दी थी राजा जय सिंह को। जहांदार शाह ने राजा जय सिंह को किस क्षेत्र का सूबेदार बनाया था? तो इन्होंने मालवा का सूबेदार राजा जय सिंह को बनाया था जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने किस राजपूत सरदार को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया तथा गुजरात की सूबेदारी प्रदान की थी? तो ये कैसा किया था जहांदार शाह ने? राजा अजीत सिंह के लिए। अगला है, किस मुगल शासक पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था? तो ये जहांदार शाह पर ही था। किस मुगल शासक को लंपट, मूर्ख या लापरवाह कहा जाता था? तो जहांदार शाह के विषय में ऐसा कहा गया है। उत्तरवर्ती किस मुगल शासक के समय में इजारेदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया? इजारेदारी यानी ठेके पर राजस्व की वसूली को बढ़ावा दिया गया था जहांदार के शाह के समय ही। अगला है, इतिहासकार कामवर खान ने किस मुगल शासक के शासनकाल के संबंध में लिखा कि उल्लू बाज के घोंसले पर रहने लगे तथा कौओं ने बुलबुल को स्थान ले लिया, अर्थात अयोग्य लोगों का शासन में शामिल होना था? तो ऐसा लिखा है कामवर खान ने किसके विषय में? जहांदार शाह के शासनकाल के विषय में। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक ने मराठों को दक्कन में चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर दिया कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे? तो ऐसा दिया था जहांदार शाह ने। अगला पॉइंट है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हुआ था। कौन? जहांदार शाह। अगला है, जहांदार शाह की हत्या कब कर दी गई? तो जहांदार शाह की हत्या की गई थी 1713 में, इसके भतीजे फर्रुखसियर। अगला है, फर्रुखसियर शासक बनता है इसकी काल अवधि है 1713 से 1719 ईस्वी तक। जहांदार के पश्चात मुगल सिंहासन पर फर्रुखसियर आसीन हुआ। मुगल शासक फर्रुखसियर किसका पुत्र था? तो ये अजीमुस शान का पुत्र था। किसने फर्रुखसियर को मुगल शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो फर्रुखसियर को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका सैयद बंधुओं ने निभाई थी, जिसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे। अगला है, उत्तरवर्ती मुगल काल में निप निर्माता के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? यानी राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे कौन? यही दोनों सैयद बंधु। अगला है, मुगल शासक फर्रुखसियर ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खां को किस पद पर आसीन किया था? तो अब्दुल्ला खां को उन्होंने वजीर अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, मुगल शासक फर्रुखसियर ने सैयद बंधु हुसैन अली को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इन्होंने हुसैन अली को मीर बख्शी अर्थात सेनापति के पद पर नियुक्त किया था। अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल की विरोधी गुट के पदाधिकारी जुल्फिकार की हत्या तथा उसके पिता असद खां को कैद में डाल दिया गया था? तो ये फर्रुखसियर के शासनकाल में। अगला है, किसके समय में ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल दरबार में सक्रिय थे? तो ये फर्रुखसियर के शासनकाल में। अगला है,
फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के किस अमीर सरदार को दक्कन के 6 मुगल सूबों प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था? तो 6 मुगल सूबों का सूबेदार दक्कन के नियुक्त किया था फर्रुखसियर ने निजामुल मुल्क उर्फ चिनकिलीज खां को। अगला है, किस मुगल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया था? तो बंदा बहादुर को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया था फर्रुखसियर के आदेश पर। अगला पॉइंट है, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ऐसा हुआ था फर्रुखसियर के काल में। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या हुई थी 1716 ईस्वी में। किस मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया गया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया? ये किया गया था फर्रुखसियर द्वारा। ये कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1717 में। मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा जारी शाही फरमान से अंग्रेजों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ? तो अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क के बंगाल में व्यापार करने का लाभ प्राप्त हुआ था शाही फरमान 1717 द्वारा, जो कि फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था। अगला है, मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दिया था? तो ये कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था मुगल फरमान को ओरम ने। अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था? तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के काल में। अगला है, सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को पराजित कर अजीत सिंह की पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? तो अजीत सिंह की पुत्री का विवाह करवाया था फर्रुखसियर के साथ। अगला है, मुगल वंश में घृणित कायर कहा जाता है किसको? फर्रुखसियर को। अगला है, किस उत्तरवर्ती मुगल सम्राट ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो फर्रुखसियर ने जजिया कर को पुनः लगाया था। अगला है, 1719 में फर्रुखसियर तथा मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो दिल्ली की संधि हुई थी। फर्रुखसियर की हत्या 1719 में की गई। मुगल शासक फर्रुखसियर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये हुसैन अली द्वारा फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई थी। मुगल समाज में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल शासक की हत्या का पहला उदाहरण फर्रुखसियर की हत्या ही है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगला राजा है रफी उद दौला, जिसका जो शासक बना है कब? 1719 में। आइए रफी उद दौला को देखते हैं। फर्रुखसियर के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो ये रफी उद दौला आसीन हुए। रफी उद दौला ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि रफी उद दौला ने धारण की थी। रफी उद दौला किसी सहायता से मुगल शासक बना था? तो ये सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना। रफी उद दौला की मृत्यु पेचिश की बीमारी के कारण हुई थी। रफी उद दौला के पूर्व कौन मुगल शासक बना था? तो रफी उद दौला के पूर्व जो है रफी उद दरजात मुगल शासक बना था। अगला शासक है मोहम्मद शाह, 1719 से 1748 इनकी अवधि है। आइए देखते हैं मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह मुगल वंश के सिंहासन पर कब आसीन हुए? तो ये 1719 में आसीन हुए। मोहम्मद शाह किसका पुत्र थे? ये जहान शाह के पुत्र थे। मोहम्मद शाह का प्रारंभिक नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह किसके सहयोग से मुगल सिंहासन पर आसीन हुए थे? तो ये सैयद बंधुओं के सहयोग से आसीन हुए थे। रोशन अख्तर कौन सी उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह, यानी मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। किसके समय में अली बंधुओं का वर्चस्व समाप्त हो गया? तो ये मोहम्मद शाह के समय ही अली बंधुओं का वर्चस्व समाप्त हो गया। किस मुगल शासक ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था? तो ये अंतिम रूप से समाप्त किया था जजिया कर को मोहम्मद शाह ने। अगला पॉइंट है, मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से कब समाप्त किया? तो इन्होंने 1720 में जजिया कर को समाप्त किया था मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से। अगला है, कौन सा उत्तरवर्ती मुगल शासक कथक नृत्य में निपुण था? तो ये मोहम्मद शाह जो था ये कथक नृत्य में निपुण था। किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था मोहम्मद शाह के शासनकाल में, जिनकी कालावधि 1719 से 1748 तक। किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये फतेह चंद ने जगत सेठ की उपाधि धारण की थी। अगला, किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो उर्दू को राजकीय संरक्षण मोहम्मद शाह ने ही प्रदान किया था। अगला पॉइंट है, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने किसे अपना वजीर नियुक्त किया था? तो मोहम्मद शाह ने अपना वजीर निजामुल मुल्क उर्फ चिनकिलीज खां को बनाया था। अगला है, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को अपना वजीर 1722 में बनाया था। सैयद बंधुओं के पतन में किसकी भूमिका थी? तो इसी निजामुल मुल्क की भूमिका सैयद बंधुओं के पतन में थी। अगला पॉइंट देखते हैं,
किस मुगल शासक के शासनकाल में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी? स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह के समय ही हुई थी। किसके नेतृत्व में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई? तो ये हुआ था निजामुल मुल्क उर्फ चिनकिज खां के नेतृत्व में। कब हुई थी इसकी स्थापना हैदराबाद राज्य की? 1724 में। अगला है, निजामुल मुल्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो निजामुल मुल्क ने आसफ जहाँ की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ दिया हुआ मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य या प्रांत, यहाँ स्वतंत्र राज्य दिया है, वहाँ उसके नेतृत्व करता। किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुए थे? हैदराबाद किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुए थे? निजामुल मुल्क उर्फ चिनकिज खां के नेतृत्व में। बंगाल स्वतंत्र शासक था मुर्शिद कुली खां। अवध का स्वतंत्र शासक था सादत खां। भरतपुर में मथुरा का स्वतंत्र शासक था बदन सिंह। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का स्वतंत्र शासक था कटेहर के रुहेलो। फर्रुखाबाद के स्वतंत्र शासक थे बंगस पठान। अगला पॉइंट देखते हैं, किस समकालीन लेखक के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार रसफियाँ, 1 करोड़ का सोना, जवाहरात, कहुनी हीरा, मयूर सिंहासन अर्थात तख्ते ताउस को ईरान ले गया था? तो ऐसा कहा है आनंद राम मुखलिस ने। अगला, किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो बाजीराव प्रथम ने अटैक की थी 500 घुड़सवारों के साथ मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला, किसके शासनकाल में दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया? दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। नादिर शाह क्यों आक्रमण किया था? तो इसने धन लूटने के लिए किया था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसी नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित किया था करनाल युद्ध 1739 में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह कितने दिनों तक राजधानी में लूटपाट एवं नरसंहार किया था? तो नादिर शाह ने राजधानी में 57 दिनों तक नरसंहार और लूटपाट किया था। किस विदेशी लुटेरे ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले गए? तो ये नादिर शाह अपने साथ ले गया था कोहिनूर हीरे को। अगला है, किस मुगल शासक ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा के साथ किया था? तो नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा के साथ किया था अपनी पुत्री की विवाह मोहम्मद शाह ने। अगला है, नादिर शाह के सेनापति एवं उत्तराधिकारी ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। नादिर शाह का सेनापति एवं उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण 1747 में किया गया। कब किया गया? 1747 में। दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती के नाम से किस आक्रमणकारी को संबोधित किया गया है? तो ये दुर्रे दुरानी कहा गया है अहमद शाह अब्दाली को। किसको कहा गया है? अहमद शाह अब्दाली को। मुगल शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हो जाती है? तो ये हो गई 1747 में। अगला बादशाह बनता अहमद शाह, जिसका काल पीरियड है 1747 से 1754 तक। अहमद शाह की माता का नाम उधमबाई था। अहमद शाह के समय मुगल शाही कामकाज किसको हाथों में चला गया था? तो ये राजा माता उधमबाई ही मुगल कामकाज को देखती थी। राजमाता उधमबाई कौन सी उपाधि धारण की थी? राजमाता उधमबाई ने किबला-ए-आलम की उपाधि धारण की थी। अहमद शाह ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? अहमद शाह ने अपना वजीर सफदर जंग को नियुक्त किया था। राजमाता उधमबाई का वह भाई जो आवारा, बदमाश, पेशेवर नर्तक, मुत्कात उत दौला उपाधि तथा 6000 का मनसब प्राप्त किया था, तो ये था जो है मान खां। कौन था? राजमाता उधमबाई का प्रेमी था जाबिद खां। जाबिद खां किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इसे नवाब बहादुर उपाधि प्राप्त थी। नवाब बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई? तो ये सफदर जंग द्वारा नवाब बहादुर की हत्या कर दी गई, जो कि वजीर था। किसने सफदर जंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर एतमादुद्दौला को वजीर तथा इमादुल मुल्क को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था? तो ऐसा किया था राजमाता उधमबाई ने। अगला है, नादिर शाह का उत्तराधिकारी तथा सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1747 से 1767 मध्य भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने इसके मध्य 7 बार भारत पर आक्रमण किया। अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल में वेतन देने हेतु राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े थे? तो ऐसा हुआ था अहमद शाह के शासनकाल में। किस मुगल शासक ने आक्रमण युद्ध से बचने हेतु अहमद शाह अब्दाली को 1752 में पंजाब एवं मुल्तान का प्रदेश दे दिया था? तो ऐसा किया था अहमद शाह ने। अगला पॉइंट देखते हैं।
अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी किसे सौंप दिया था? तो ये रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को। अगला है, मुगल वजीर इमादुद्दौला मुल्क ने मराठों के सहयोग से किस मुगल शासक को अंधा करके सलीमगढ़ जेल में डालकर आलमगीर द्वितीय के शासक बनाया था? तो ये अहमद शाह को अंधा कर जो है जेल में डाल दिया और आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया था किसने? मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने। अगला है, अगला शासक बनता आलमगीर द्वितीय, जिसका काल पीरियड है 1754 से लेकर 1759 तक। अहमद शाह के पश्चात कौन मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ? तो ये आसीन होते आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह का पुत्र था। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था। आलमगीर द्वितीय किसकी सहायता से मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो आलमगीर द्वितीय वजीर इमादुल मुल्क तथा मराठों की सहायता से मुगल सिंहासन पर बैठा था। अगला पॉइंट देखते हैं, मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के समय शासन प्रबंध की संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में निहित थी? तो आलमगीर द्वितीय समय शासन प्रबंध की संपूर्ण शक्ति गाजीउद्दीन के हाथों में निहित थी। किसके हाथों में निहित थी? तो ये गाजीउद्दीन के हाथों में निहित थी। अगला है, किस मुगल शासक के काल में अहमद शाह अब्दाली ने 1756-57 में दिल्ली पर आक्रमण कर मथुरा, वृंदावन, आगरा आदि स्थान को लूटा था? तो ऐसा था आलमगीर द्वितीय के काल में। अगला है, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किन मुगल शासक के काल में हुआ? प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के काल में। वजीर इमादुल मुल्क ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वजीर इमादुल मुल्क ने मुगल शासक आलमगीर द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह किया था। वजीर इमादुल मुल्क ने किस मुगल शासक की हत्या कर लाश को लाल किले के पीछे यमुना में फेंका था? तो ऐसा किया था इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय के साथ। अगला शासक है शाहजहां तृतीय 1759। शाहजहां तृतीय का वास्तविक नाम मुही उल मिल्लत था। मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय की उपाधि देकर मुगल सिंहासन बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वजीर इमादुल मुल्क ने। कौन से दो मुगल शासक एक साथ सिंहासन पर आसीन हुए थे? तो शाहजहां तृतीय दिल्ली में और शाह आलम द्वितीय पटना में। अगला शासक देखते हैं शाह आलम द्वितीय, काल अवधि इनकी 1759 से लेकर 1806 तक। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। क्या नाम था? अली गौहर था। अली गौहर किसका पुत्र था? तो अली गौहर आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। अली गौहर कौन सी उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा? तो अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा। किसने पटना में स्वयं को मुगल शासक घोषित किया था? पटना में स्वयं को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने किया था। कौन सा मुगल शासक दिल्ली में 12 वर्षों तक प्रवेश नहीं कर सका? दिल्ली में 12 वर्षों तक प्रवेश नहीं कर सका था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। अगला है, कौन सा मुगल शासक 12 वर्ष पश्चात 1772 में दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ? तो ये था शाह आलम द्वितीय। अगला, किस मुगल शासक को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किसने? वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को। कितने वर्ष? 12 वर्ष। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो ये शाह आलम द्वितीय था। अगला है, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ही था। बक्सर युद्ध के किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों तथा मुगल शासक और अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में किसकी विजय प्राप्त हुई? बक्सर में के युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, बक्सर के युद्ध के पश्चात अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि होती है? तो अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई। अगला है, बक्सर युद्ध पश्चात मुगल शासक और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई? तो ये हुआ इलाहाबाद की द्वितीय संधि अगस्त 1765 में। अगला, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को यानी लॉर्ड क्लाई को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था ऐसा। अगला है, इलाहाबाद की संधि के पश्चात किस मुगल शासक को 1765 से 1772 तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। अगला है, 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक थे जयपुर के सवाई राजा जय सिंह। अगला, किस मुगल शासक को मराठा सरदार महाजी सिंधिया ने राजधानी दिल्ली के सिंहासन में बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये शाह आलम द्वितीय को। अगला है, दिल्ली में खगोलीय वेधशालाएं किसने बनवाई थी? तो ये बनवाया था सवाई राजा ये बनाया था जय सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अगला है, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के समय हुआ था? ये शाह आलम द्वितीय के समय। अगला, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कब स्थापित किया? तो इन्होंने 1803 में स्थापित किया।
किसके नेतृत्व में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित किया था? तो ये जनरल ले के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार स्थापित किया था। शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने किस मराठा सरदार को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये दौलत राव सिंधिया को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार प्राप्त किया था। अगला, दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात किसे प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो प्रथम अंग्रेज रेजिडेंट बनाया गया था डेविड आर्टर को। अगला है, कौन सा मुगल शासक अंग्रेजों का प्रिजनर बना था? तो अंग्रेजों का प्रिजनर बना था शाह आलम द्वितीय, पहला प्रिजनर था ये। अगला पूछ सकता है आपसे, अंग्रेजों का पहला मुगल शासक जो प्रिजनर बना शाह आलम द्वितीय था। अगला है, किसके संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त भारत का प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन किया गया था? ये शाह आलम द्वितीय था लॉर्ड वेलेस्ली के संयुक्त हस्ताक्षर से। अगला, शाह आलम द्वितीय तथा लॉर्ड वेलेस्ली के संयुक्त हस्ताक्षर प्रचलित पत्र मुद्रा को किस बैंक ने जारी किया था? तो बैंक ऑफ बंगाल ने 1806 में जारी किया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किसने कराया था? जय सिंह द्वितीय ने। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 1806 में हुई थी। कब हुई थी? 1806 में। अगला शासक देखते हैं। अगले शासक हैं, मुगल शासक हैं अकबर द्वितीय, जिनका पीरियड है 1806 से 1837 ईस्वी तक। शाह आलम की मृत्यु के पश्चात मुगल सिंहासन पर अकबर द्वितीय आसीन होते हैं। अकबर द्वितीय किसके पुत्र थे? तो ये शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर द्वितीय ही था। किसके शासनकाल में मुगल बादशाहत लाल किले तक थी? तो ये अकबर द्वितीय के काल में ही। सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने मुगल शासक अकबर द्वितीय से समानता के स्तर पर व्यवहार की मांग की शर्त रखी थी? ये रखी थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला है, किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर पेंशन बढ़ाने हेतु लंदन भेजा था? तो ये अकबर द्वितीय ने भेजा था। अगला, किस शासक के समय मुगल टकसालें एवं सिक्के के प्रचलन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये अकबर द्वितीय के समय में। मुगल शासक अकबर द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 1837 ईस्वी में। अगला शासक बनता है बहादुर शाह द्वितीय जफर। कब से कब तक? 1837 से 1857 तक। आइए देखते हैं बहादुर शाह जफर के विषय में। अकबर द्वितीय के पश्चात मुगल सिंहासन पर बहादुर शाह द्वितीय बैठता है। बहादुर शाह द्वितीय किसका पुत्र था? ये तो अकबर द्वितीय का पुत्र था। बहादुर शाह द्वितीय किस उपनाम से शायरी लिखता था? तो ये जफर उपनाम से शायरी लिखते थे। बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध शायर निवास करते थे? तो मिर्जा गालिब, असुद्दीन मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसे आधुनिक उर्दू शायरी की जन्मदाता कहा जाता है? आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता वली दक्कनी को कहा जाता है। अगला है, कौन सा मुगल शासक बिना साम्राज्य का सम्राट था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय ही। अगला, किस अंग्रेज ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार चले जाने का आदेश दिया था? तो ऐसा किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय के स्थान पर किसे मुगल शासक ने स्वीकृति दी थी? तो मिर्जा फखरुद्दीन को। अगला, किस अंग्रेज ने मुगलों की बादशाह या राजा की उपाधि निरस्त किया था? तो ऐसा किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला, किस मुगल शासक काल में 1857 की प्रसिद्ध क्रांति हुई थी? तो ये बहादुर शाह द्वितीय के काल में हुई थी। अगला है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस मुगल शासक ने किया था? तो ऐसा किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था बख्त खां। कौन था? बख्त खां। अगला पॉइंट देखते हैं। अठारह के अधिकांश क्रांतिकारियों ने किसे हिंदुस्तान का औपचारिक शासक माना था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय को ही माना था। अगला, किस अंग्रेज ने दिल्ली क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाई थी? तो ये हडसन और निकलसन ने दिल्ली क्षेत्र में दमनात्मक नीति अपनाई थी। अगला है, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के लिए अंग्रेज सरकार ने किस मुगल शासक को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित किया था? तो ये शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन सभी हैं। कौन कौन से देखिए। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, सही है। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को उसे प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी, सही है। 15 लाख रुपए उसकी अन्य संपत्ति के लिए किराए के तौर पर मिलते थे, सही है। 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के लिए मिलते थे, ये भी सही है। अगला देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब होती है? 1862 में होती है। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में होती है।
मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय के भारत निर्वासन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब यहाँ एक साथ देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक और उनकी उपाधियों को एक साथ यहाँ देखा जाता है। मुअज्जम उर्फ बहादुर शाह प्रथम की उपाधि साहिब अकबर की थी। शाह आलम प्रथम की उपाधि बहादुर शाह प्रथम की थी। जहांदार शाह की उपाधि लंपट मूर्ख की थी। फरुखसियर की उपाधि घृत कायर या गीदड़ कहा जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर को रंगीला बादशाह कहा जाता था। रफ़ीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय कहा जाता था। अली गौहर को शाह आलम द्वितीय कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था। जय सिंह को सवाई व मिर्जा राजा कहा जाता था। राजमाता उधम बाई की उपाधि किबला आलम की थी। अहमद शाह अब्दाली की उपाधि दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती थी। यहाँ दिया हुआ मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन संदर्भ में इतिहासकारों के मत। एक तरफ इतिहासकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके पतन के कारण उन्होंने इतिहासकारों दिए। आइए देखते हैं। सतीश चंद्रा कहते हैं कि मुगलों के पतन का कारण जागीरदारी संकट था। जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य के प्रमुख कारण माना है सतीश चंद्र ने। अगला है अतहर अली। अतहर अली ने मुगलों के पतन का प्रमुख कारण माना है मनसबदारी व्यवस्था को। अगला पॉइंट है इरफान हबीब ने मुगलों के पतन का प्रमुख कारण कृषि संकट को माना है। जे.एफ. रिचर्ड्स, किसने? जे.एफ. रिचर्ड्स ने मुगलों के पतन का प्रमुख कारण दक्कन एवं मराठों के मामलों में निरंतर उलझे रहने का पतन का कारण माना है। अगला है मुजफ्फर आलम एवं चेतन सिंह ने क्षेत्रीय राज्यों के उदय एवं स्वतंत्रता को मुगलों के पतन का कारण माना है। जदुनाथ सरकार ने सैनिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को मुगलों के पतन का कारण माना है। विलियम आर्विन ने सैनिक क्षमता को मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। अब यहाँ दिया हुआ है मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन के प्रमुख कारण। औरंगजेब की नीति, निरंतर आयोग, उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण एवं विद्रोह, विदेशी यूरोपीय शक्तियों का आगमन, सैनिक दुर्बलता, साम्राज्य की विशालता, उत्तराधिकार के युद्ध, पारस्परिक युद्ध एवं संघर्ष, ये सभी कारण थे। अब यहाँ दिया हुआ है सम्राट और उनके कार्यकाल। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल था 1707 से 12 तक। जहांदार शाह का कार्यकाल था 1712 से 1713 तक। फरुखसियर का कार्यकाल था 1713 से 19 तक। रफ़ीउद्दौला का कार्यकाल था 1719 से जून 1719 तक। रफ़ीउद्दौला का कार्यकाल था जून 1719 से सितंबर 1719 तक। मोहम्मद शाह का कार्यकाल था 1719 से 48 तक। अहमद शाह का कार्यकाल था 1748 से 54 तक। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था 1754 से 58 तक। शाहजहां तृतीय का कार्यकाल था 1758 से 59 तक। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था 1759 से 1806 तक। अकबर द्वितीय का कार्यकाल था 1806 से 37 तक। बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल था 1837 से 57 तक। यहाँ प्रमुख पुस्तकें दी हुई हैं, आइए उनको देखते हैं। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। प्रमुख पुस्तकें मुक्तब उल लुबाब लिखा है खाफिका ने। द लेटर मुगल्स लिखा है इरविन ने। दी मुगल नोवेल्टी अंडर औरंगजेब लिखा है अतहर अली ने। प्री स्टडीज इन जमींदारी तथा जमींदारी अंडर दी मुगल, ये लिखा है डॉक्टर नूरुल हसन ने। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब लिखा है जदुनाथ सरकार ने। हिस्ट्री ऑफ शिवाजी लिखा है यदुनाथ सरकार ने। हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखा है ग्रांड डफ ने। हिस्ट्री ऑफ सिख लिखा है खुशवंत सिंह ने। ये था आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक।